इलस्ट्रेशन नंबर 7 चेक करना, समझ में आएगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वापिस से देख रहे हैं इसको अपन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्लीज कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, अपने को सर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है, जितने यूनिट्स मैंने बेचे उसकी सेल वैल्यू दे रखी है, जितने भी यूनिट्स मैंने परचेज करी उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास 0 है, और जितनी यूनिट्स मैं नहीं बेच पाया उसकी मुझे सेल प्राइस दे रखी है। मतलब मुझे ये सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यही तो निकालना है दीदी। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, हमेशा हर साल इजी करने के लिए। मान लेते हैं कि आपने 1000 यूनिट परचेज करी होगी। कितनी परचेज करी होगी? 1000। जो भी आपने यूनिट्स परचेज करी ना, उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है अपने को? 2 लाख। कितनी रखी कमॉन? 2 लाख। कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स परचेज कितनी है अपनी? 2 लाख। सेट समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कि इसमें से मैंने 800 यूनिट बेच दी होगी, तो कितनी नहीं बेची होगी? 200। सर ऐसे कैसे मान रहे हो आप? चलो आप कोई और नंबर मान लो। अब जितना भी मैंने बेचा है या जितना भी मेरे पास बचा है वो है तो कुल मिला के इसमें से ही, इसी में से कुछ यूनिट मैंने बेची होगी और इसी में से कुछ यूनिट मेरे पास में बच गई होगी। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर ले रहा हूं कि मान लेते हैं 800 यूनिट मैंने यहाँ बेच दी होगी और 200 यूनिट मैंने बचा ली होगी, नहीं बेच पाया हूंगा मैं। तो टोटल जितनी मैंने यूनिट्स परचेज करी उसकी सेल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2,50,000। सर ये क्या बोल गए, पर आप बता दो। मैंने बोला कि आपने जो 1000 यूनिट परचेज करी उसकी कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है? 2 लाख। ये तो कोई टेंशन नहीं है, पर जितनी आपने यूनिट्स परचेज करी उसको या तो आपने बेचा या आपने नहीं बेचा, तो टोटल 1000 यूनिट की सेल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? जिसको बेच दिया उसकी 2 लाख, जिसको नहीं बेचा उसकी 50,000। तो टोटल कितनी सेल वैल्यू है? 2,50,000। और यही तो सेल वैल्यू किसकी है? 1000 यूनिट्स जिसको आपने क्या किया था? परचेज किया था। समझना आप। तो अब आपके पास में 1000 यूनिट जो आपने परचेज करा उसकी कॉस्ट भी है, और 1000 यूनिट जो आपने अल्टीमेटली सेल करा या नहीं सेल करा, मतलब जो परचेज करा उसकी सेल वैल्यू भी है। मतलब 1000 यूनिट परचेज की आपके पास कॉस्ट भी है और उसी 1000 यूनिट परचेज की आपके पास में सेल वैल्यू भी है। यस और नो? समझ में आ रहा है? पक्की बात? तो अब इनको हम कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट मार्जिन। क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट मार्जिन। दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, बट यहां से मैं प्रॉफिट के मार्जिन का पता चला सकता हूं। 2,50,000 क्या है? 1000 यूनिट परचेज की सेल वैल्यू, और 2 लाख क्या है? 1000 यूनिट की कॉस्ट वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को भिड़ाऊं, आपस में भिड़ा सकता हूं क्या? अरे भिड़ा सकता हूं क्या भाई साहब? तो क्या आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? कितना आ रहा है? 50,000। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, एक बात बताता हूं मैं आपको। जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, जीपी निकालने के फॉर्मूले, सेम ये उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। इस प्रिंसिपल का नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है? मैचिंग प्रिंसिपल। प्लीज समझना। आप 11th क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हो? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे गुड्स सोल्ड की ये नेट सेल्स क्या होता है? क्या होता है नेट सेल्स? सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। और क्या ये? जितना गुड्स आपने बेचा होता है उसकी सेल वैल्यू, यही होता है सर। और जितना गुड्स आपने बेचा होता है उसकी कॉस्ट वैल्यू को आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो। क्या आ जाता है? एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड, जो मैंने कमाया। यस और नो? इस क्वेश्चन में मेरे को सर ये नहीं दिए रखा, तो मैं इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से बनाना चाहता हूं। तो मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन के अंदर सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड मत लो, सिर्फ क्या क्या ले लो? सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड भी लो प्लस अनसोल्ड भी ले लो। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स
सोल्ड प्लस अनसोल्ड, और इसको किससे कंपेयर कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अनसोल्ड। आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है क्या? 11th क्लास में क्या करते थे, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड को कंपेयर कर सकते थे कॉस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड से। 800 यूनिट बेची, उसकी सेल्स कंपेयर करते थे 800 यूनिट उसकी कॉस्ट, तभी तो क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड। मैचिंग ही तो करोगे ना आप, प्रॉफिट निकालना है तो 800 की सेल प्राइस को 800 की कॉस्ट से तो कंपेयर करोगे। पर यहां पे सर मैं क्या कर रहा हूं, 800 की सेल को 800 की कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास में यहां पे 800 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है। मैं यहां क्या कर रहा हूं पता है आपको, 1000 यूनिट की सेल वैल्यू को किससे कंपेयर कर रहा हूं, 1000 यूनिट की कॉस्ट वैल्यू से। कुछ आ रहा है? कर सकता हूं क्या कंपेयर या नहीं कर सकता? कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं सर। प्रॉफिट मार्जिन तो सेम ही आएगा, प्रॉफिट मार्जिन तो सेम ही आएगा। कुछ समझ रहे हो? तो सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अनसोल्ड कितनी है बताओ, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अनसोल्ड कितनी है, कम ऑन, 2,50,000। और इसको किससे मैच करूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अनसोल्ड, और वो कितनी होगी, ये 2 लाख, क्योंकि इसी में ही तो वो 1000 यूनिट है टोटल, इसी में से ही तो 800 बेच दी, इसी में से तो 200 नहीं बेची, तो ये टोटल 1000 यूनिट की क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, यही तो है 2 लाख। तो ये मैं कंपेयर कर रहा हूं, कितना आ रहा है, क्या ये एक्चुअल जीपी अर्न्ड है या ये जीपी मार्जिन है, जीपी मार्जिन है। कुछ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब ये जो जीपी मार्जिन है ना साहब 50,000, अगर मुझे रेशियो निकालना है तो इसको डिवाइड किससे करूंगा, सिर्फ सेल वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स से या सेल वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज से, सेल वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज से। मतलब सर इस 2,50,000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सर इस सेल में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और इस अनसोल्ड गुड्स में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ये सेल नहीं है सर, इस अनसोल्ड गुड्स में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो टोटल 2,50,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना आ जाएगा, 20%। क्या आ जाएगा मोन, 20%। कुछ समझ आया, आया कि नहीं आया? पक्की बात। सर पता है ये मैं क्यों कर रहा हूं ये सब लफड़े, क्योंकि मुझे क्या निकालना है मालूम, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अगर मैं सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट। तो इसलिए मैं पहले पता है क्या निकालने की दौड़ में भाग गया, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकालने की दौड़ में चला गया मैं। समझ में आया? ये पहली मंजिल पाली मैंने, ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%। अब मैं क्या करूंगा, सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड गुड्स कितना दिया हुआ है मुझे, 50,000, और अब मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50,000 का 20%, जो कि कितना हो जाएगा मोन, 10,000। कितना आ जाएगा बताइए, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40,000। आई होप इट इज नाउ क्लियर, क्लियर, पक्की बात। जो आप 11 में करते थे ना मैचिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड से कंपेयर करते थे जीपी निकालने के लिए, मैंने भी यही वो प्रिंसिपल सेम अपनाया, बट इस बार मेरे पास ना सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं था और नेट सेल्स नहीं था, मेरे पास क्या था, टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड प्लस अनसोल्ड और टोटल कॉस्ट वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड प्लस अनसोल्ड। ये हो गई कॉस्ट ऑफ परचेज के बराबर, और यहां मैंने मेरी सेल्स को और क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू को जोड़ लिया, दोनों कंपेयर किया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ गया।
प्रॉफिट मार्जिन अगर आया तो उसको डिवाइड करा टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अनसोल्ड से, मेरा 20% आ गया रेशियो, और फिर क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू में से मैंने क्या करा, माइनस कर दिया 20%, कितना आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40,000। आई होप इट इज नाउ क्लियर, समझ में आ गया? हाँ सर। भाई बोल रहा है कि सर अगर आप है ना 50,000 को डिवाइड करते 2 लाख से तो क्या होता, तो ये गलत होता, क्योंकि क्या सिर्फ 2 लाख में ही है क्या प्रॉफिट, या वो 50,000 के क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू में ही प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? उसमें भी तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है सर। तो टोटल कितना लेंगे डिवाइड में, 2,50,000। सिंपल सी बात है ना, तभी आएगा आपका ये एक्चुअल जीपी मार्जिन, जो कि कितना है 20%, और सेल वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे 20%, क्या आ जाएगा मेरा कॉस्ट। तो आपको ये मैंने प्रेजेंट करवाया, समझ में आया? पक्की बात, क्लियर? हमने क्या करा, पहले सेल वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री परचेज निकाल ली, इसमें सोल्ड भी आ गया और अनसोल्ड भी आ गया, कितनी हो गई ये 2.5 लाख। फिर मैंने क्या किया, जीबी मार्जिन निकालने के लिए जितने गुड्स मैंने परचेज किए उसकी सेल वैल्यू और जितने गुड्स मैंने परचेज करे उसकी कॉस्ट वैल्यू को कंपेयर करके क्या निकाल लिया मैंने, जीपी मार्जिन निकाल लिया। फिर मैंने एक लाइन लिखाई, मैंने बोला ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड नहीं है, ये मार्जिन है, क्योंकि सर इसमें तो वो वाला प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है जो क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक को तो मैंने बेचा ही नहीं है, तो इट इज नॉट एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड, बट ये क्या है, मार्जिन है। आगे चलते हैं। फिर अपन ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के लिए 50,000 को डिवाइड करा 2 लाख की सेल से या 2,50,000 से, 2,50,000 से, क्योंकि सेल वैल्यू में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ था और क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, तो टोटल वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गई मेरी जीपी मार्जिन रेशियो 20%। और फिर मैंने क्या किया, सेल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू में से माइनस करा जीपी मार्जिन, और क्या आ गया मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कितना 40,000 आया, समझ में आया? क्लियर? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, क्या निकाली मैंने इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या निकाली मैंने इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अनसोल्ड गुड का मतलब क्या है, इन्वेंट्री ना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या मैंने जिस प्राइस पे इस गुड्स को परचेज किया था, क्या उस प्राइस को कंसीडर करके मैंने कॉस्ट निकाली क्या? वापस सुनना मेरा क्वेश्चन क्या है, जिस प्राइस पे मैंने इस गुड्स को परचेज किया था, क्या उनमें से कुछ प्लस माइनस करके मैंने कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाली? वापस, क्या जिस प्राइस पे मैंने हिस्ट्री में इसको परचेज किया था, जो गुड्स मेरे बच गए ना, परचेज तो करके लाया हूंगा मैं, कब, पास्ट में, हिस्ट्री में, तो क्या जिस प्राइस पे मैंने इन गुड्स को परचेज किया था हिस्ट्री के अंदर, पास्ट के अंदर, क्या उस कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करके मैंने कॉस्ट निकाला है क्या? क्या मैंने परचेज प्राइस को कंसीडर किया भी क्या यहां पे कॉस्ट निकालने के लिए? नहीं किया। या कॉस्ट निकालने के लिए किसको कंसीडर किया, सेल वैल्यू और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सेल वैल्यू को मैंने एक स्पेसिफिक मार्जिन से एडजस्ट किया और क्या निकाल ली, कॉस्ट। क्या निकाल ली, कमॉन, कॉस्ट। किसकी कॉस्ट, इन्वेंट्री की। किसी, कमॉन, इन्वेंट्री की। तो क्या मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए जिस प्राइस पे इसको मैंने जिंदगी में कभी परचेज किया था वो कंसीडर किया, या सेल वैल्यू और जीपी को कंसीडर करके निकाला? सेल वैल्यू और जीपी को कंसीडर निकाला। मतलब ये मेथड आपको लगता है ये पास्ट को देख रहा है या नहीं देख रहा? पास्ट की परचेज प्राइस को देख के कॉस्ट निकाल रहा है अनसोल्ड गुड्स की, या नहीं देख रहा उसको? नहीं देख रहा। तो ये मेथड हिस्टोरिकल मेथड है या नॉन हिस्टोरिकल मेथड है? और यहां पे मैंने क्या कॉस्ट को निकालने के लिए किसको एडजस्ट किया, सेलिंग प्राइस को एडजस्ट किया। इसलिए ये है तो नॉन हिस्टोरिकल मेथड, और इसका नाम क्या है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या नाम है, आया क्या? अरे यस और नो यार, बताओ यार। जो गुड्स मैंने नहीं बेचे उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए मैं सेल प्राइस में से मार्जिन माइनस कर रहा हूं। अरे तो भाई ऐसा इतना पंचायत कर क्यों रहा है, जिस प्राइस पे खरीद के लाया होगा वही ढूंढ ले। पर कह रहा नहीं, ढूंढना मुश्किल है, इतनी इन्वेंट्री कहां ढूंढेंगे, रिटेल की शॉप है, तो हम सर ऐसे नहीं निकालते कॉस्ट। हम तो क्या करते हैं, सेल वैल्यू में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, मार्जिन हमारे पास में क्या आ जाती है,
कॉस्ट आ जाती है। क्या आ जाती है? कम ऑन, कॉस्ट आ जाती है। जिसकी बहुत लार्ज इन्वेंट्री होती है ना, वो ऐसे ही कॉस्ट निकालते हैं, सेल प्राइस को एडजस्ट करके, सेल प्राइस को एडजस्ट करके। समझ में आ रहा है क्या? कहानी क्लियर? सेटल? पक्की बात? श्योर? कौन सा मेथड है ये कॉस्ट निकालने का? हिस्टोरिकल मेथड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसीडर करके निकलवा रहा है, या उसको कंसीडर नहीं कर रहा? कंसीडर नहीं कर रहा, मतलब ये हिस्टोरिकल मेथड तो नहीं है। क्या है ये? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। और कॉस्ट कैसे निकलवा रहा है ये? सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके, इसलिए इसका नाम क्या है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या नाम है? कम ऑन, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। स्टार्टिंग में चार्ट बनवाया था ना, ये वही मेथड है। इसलिए देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ भी था कि यूजिंग, पर आप में से कई बच्चों ने बिना ये पढ़े भी आंसर निकाल दी है कि नहीं? कहानी समझ में आ गया? तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड समझ में आया सर? कैसे निकालते हैं? आपको इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू दी हुई रहेगी, आपको एक मार्जिन निकालना पड़ेगा पहले, और मार्जिन निकालने के बाद उस मार्जिन को उसकी सेल वैल्यू में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? कॉस्ट आ जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांस बेटर हैं। जो आप पहले पढ़ के आए हो ना अभी, फीफो लीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज, उनसे बेटर चांसेस हैं, बट इससे बेटर चांसेस जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके बनते हैं। ठीक है सर? तो ये, इसको मैं ना तो ए कैटेगरी बोलूंगा ना सी कैटेगरी बोलूंगा, ये बी कैटेगरी है। क्या है ये? बी कैटेगरी। और जो अपन पढ़ के आए थे ना इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5, वो सी कैटेगरी, उसके चांसेस बहुत कम बनते हैं। और जब आएगी वो कौन सी कैटेगरी है? ए कैटेगरी। समझ में आई कहानी? पक्की बात? श्योर? अब आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, सेम मेथड का, सेम मेथड का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है? अपना दिमाग लगाओ और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो। सेम मेथड का क्वेश्चन है, अपनी बुद्धि लगाएं जितनी आपके पास में है और ट्राई करें प्लीज। अरे सर सोच के थोड़ा ना आएगा, लिखना स्टार्ट करो ना, आपके पास 5 मिनट है। कम ऑन। वन सेकेंड। तो चलिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 6 को चेक करते हैं। ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, एलडीआर इसको मार्क कर लेना। अभी तक के सभी क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन ये है। मैं आपको ये कहूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है ना, ये सेम टू सेम इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरह है। बस 7 में हमारे को कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल के दी हुई थी, ठीक है, और यहां पे मुझे खुद ढूंढनी है। बाकी वहां पे सेल ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक भी सेल पे दिया हुआ था। ये देखो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, यहाँ पे भी सेल ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक की सेल प्राइस दी हुई है, वो तो सेम ही है। बट अब मुझे इन इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या निकालना है? क्या निकालना है? कम ऑन, कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर मैं एक बार कॉस्ट ऑफ परचेज को कैलकुलेट कर पाऊंगा, उसके बाद तो सेम प्रोसेस से मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकता हूं। तो एक काम इन्होंने और बढ़ा दिया मेरा। ठीक है? बाकी सेम है, ये 7 और 6 सेम है, बस कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना पड़ेगा मुझे। तो इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, देखना आप क्या कर रहा हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो सबसे पहला वर्किंग नोट में बनाऊंगा यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। और इसी को ही मैं थोड़ी देर बाद में बोलूंगा कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स प्लस सोल्ड गुड्स। एक ही बात है कि नहीं? और बुक वाले झंडू हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा मैं आपको, पर करना बुक की तरह ये भी बताएंगे आप। ठीक है? सबसे पहले तो अपने को क्या दिया हुआ है? परचेज प्राइस दे रखा है कितना? 15,75,000। पर कभी भी हम गुड्स को परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। किस पे करते हैं? परचेज वैल्यू पे। और परचेज वैल्यू कैसे आएगी? इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा,
सर हमें तो लगा माइनस हुआ है। अरे कैसे लगा तुम्हारे को? देखो साफ साफ बोला इसने कि सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, मतलब अभी ट्रेड डिस्काउंट होना है, लगना है, और टैक्स भी लगना है। पहले क्या माइनस होएगा? पहले टैक्स ऐड होगा फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, या पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा फिर टैक्स ऐड होगा? पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा ना यार, उसके बाद परचेज वैल्यू पे टैक्स लगेगा ना। यस और नो? तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। कितना परसेंट है? 3%। कितना आ रहा है? 47,625। एक बार चेक कर लेना प्लीज एवरीबडी। ये 3% मैंने माइनस कर दिया, यही आ रहा है ना? बताओ माइनस करने के बाद परचेज वैल्यू कितनी आई? भाई यार तू देख के बोल, जल्दीबाजी नहीं है मेरे। 47,265। ओके कोई बात नहीं। फास्ट आंसर नहीं चाहिए भाई, करेक्ट आंसर चाहिए। ये 500 है, तब तो इसका मतलब वो सही था फिर। ओके 15,75,500, इसका 3% मैंने माइनस कर दिया। कितना आया? 47,265। ओके, ये आ गई मेरी परचेज वैल्यू। कितनी आ रही है बताइए प्लीज? 15,28,235। सेटल पक्का? क्लियर है? आपको पढ़ाया था मैंने जब इन्वेंट्री के बेसिक्स, तब आपको बताया था कि जब हम कॉस्ट ऑफ परचेज लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लेते हैं और अदर कॉस्ट लेते हैं, आपके पास अगर चार्ट होगा तो कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या क्या आता है वो भी लिखवाया था। परचेज प्राइस आता है, फिर अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस आते हैं, बट कौन से वाले आते हैं? नॉन रिफंडेबल, मतलब जिसका फायदा मुझे वापस नहीं मिलेगा वही टैक्स में ऐड करता हूं। और क्या ऐड करता हूं मैं? फ्रेट इनवर्ड भी ऐड करता हूं, गाड़ी का भाड़ा वाड़ा लगेगा ना लाने का गुड्स को, वो भी मैं ऐड करता हूं। और क्या अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है वो भी ऐड करता हूं, और ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट माइनस करता हूं। तो ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया है, सेट है। अब टैक्स वगैरह ऐड करना है मुझे, पर कौन से टैक्स ऐड करने होते हैं? जिस टैक्स का मुझे वापस से फायदा नहीं मिलता। ठीक है? जीएसटी का फायदा मिलता है क्या या नहीं मिलता, ये बताओ। देखो बच्चों, आंसर की होड़ में मत लगो भाई, किताबों में ऐसा नहीं कि सब चीज सही लिखी हुई है, यहां पे आपको कई गलतियां मिल सकती है, समझो। जीएसटी का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। इसीलिए जीएसटी को पे करते टाइम पे हम इनपुट जीएसटी को डेबिट करते थे। जो भी गुड्स पे हम टैक्स भर के आते हैं ना, उसका फायदा मुझे मिलता है जब मैं आउटपुट टैक्स भरता हूं तब। आउटपुट टैक्स में से माइनस होता है क्या? इनपुट टैक्स। गुड्स परचेज करने के टाइम पे जो टैक्स देते हैं और गुड्स बेचने के टाइम पे जो टैक्स लेते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सेट ऑफ होते हैं। इनपुट मिलता है इसका, इनपुट क्या मिलता है? इनपुट। इसका फायदा मिलता है। तो जिस भी टैक्स का मुझे फ्यूचर में फायदा मिलेगा ना, लायबिलिटी को कम करने के लिए, उस टैक्स को मैं कभी भी कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड नहीं करूंगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कभी भी उसको मैं ऐड नहीं करूंगा। बट बुक वालों ने यहां पे इसको ऐड कर रखा है, जो कि सरासर गलत है। बट हमको भी आईसीईआई की तरह करना है, इसलिए हम भी ऐड करेंगे। सुन रहे हो क्या बोला मैं आपको? जिस टैक्स का मुझे वापस से फ्यूचर में फायदा मिल जाएगा, जिस खर्चे का मुझे वापस से फ्यूचर में रिफंड मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, वो मेरा खर्चा हो गया क्या यार? जब वो मेरा खर्चा ही नहीं हुआ तो ऐड होना चाहिए क्या वो कॉस्ट में? नहीं होना चाहिए सर, सिंपल सी बात है। यस और नो? समझ आ रहा है? कॉमन सेंस लग रहा है? जिस चीज का मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ऐड कर दो, जिस चीज का मुझे वापस बेनिफिट मिलने वाला है वो मेरी कॉस्ट ही नहीं है, वो मैं ऐड क्यों कर रहा हूं कॉस्ट में? तो कायदे से जीएसटी यहां पे ऐड नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि आईसीएआई ने कर रखा है तो हम भी कर रहे हैं। समझ में आ गया कहानी? पक्की बात? हाँ सर। सर टैक्स भाड़े पे थोड़ा ना लगेगा, भाड़े का जीएसटी अलग लगेगा, गुड्स का जीएसटी अलग लगता है।
नहीं नहीं सर, आप फॉर्मूला समझ लिए। फॉर्मूला आपने समझा, पर बेसिक परचेज प्राइस जो होती है ना, बेसिक परचेज प्राइस, उसी पे ही टैक्स लगता है। जो भाड़े वाड़े का चार्ज है उस पे भी टैक्स लगता है, पर उस पे उसकी रेट अलग होती है, वो अलग टैक्स लगता है, गुड्स का टैक्स रेट अलग होता है। दोनों की अलग अलग चीजें हैं सर। भाड़े का चार्ज, टैक्स की रेट तो पता है ना आपको, अलग अलग होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, और गुड्स मैंने जो परचेज करे वो तो टेंजिबल आइटम है। गुड्स में भी अलग अलग रेट होती है, किसी गुड्स पे 3%, किसी पे भाई अपने क्या नाम 12%, किसी पे 18%, किसी पे 28%, और अलग अलग रेट्स हैं। ठीक है, 5%। तो गुड्स की रेट तो गुड्स पे ही लगाऊंगा ना, भाड़े पे थोड़ा ना टैक्स लगा दूंगा, ये वाला गुड्स का जो है। तो ये जो 11% है ना सर, ये गुड्स का जीएसटी है, ये इसी पे लगेगा। ट्रांसपोर्ट पे भी लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, पर वो अभी आपके इतना एडवांस कॉन्सेप्ट है नहीं, वो आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे जीएसटी में जाके। तो अभी के लिए बस आपको ये मानना है कि इसको टैक्स लगाने के बाद ऐड करेंगे, पहले नहीं करने वाले सर। ओके, तो ऐड करूंगा मैं जीएसटी। मैं फिर कह रहा हूं गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये, बट मैं क्यों करवा रहा हूं? बुक ने करा हुआ है भाई, अपन तो कुछ नहीं है ऐड करें, सीधी बात है। 11%, किसका 11%? 15,28,235 प्लस 11, इसका 11%, बताओ कितना हो रहा है? 1,68,105.585 है, तो 106 कर देते हैं ना। हाँ, अब और क्या ऐड करेंगे? कम ऑन, अब और क्या ऐड करेंगे? हाँ, तो ये बताओ यहां तक कितना हो गया? यहां तक कितना हो गया? 16,41। अब ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अब सुनो, यहां पे भी अजम्पशन है कि ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस परचेज वाला है। ये फ्रेट इनवर्ड में इसको मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं मैं इसको? फ्रेट इनवर्ड। अगर मैं इसको फ्रेट आउटवर्ड मानूंगा तो ये भी फिर ऐड नहीं होगा। गुड्स को लाने का भाड़ा ऐड होता है गुड्स की कॉस्ट में, गुड्स को बेचने का भाड़ा गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। तो मैं इसको क्या मान रहा हूं? फ्रेट इनवर्ड है। ये परचेज वाला ट्रांसपोर्टेशन है, परचेज वाला पैकिंग कॉस्ट है। समझ आ रहा है क्या आपको? अजम्पशन ले रहा हूं मैं यहां पे, अजम्पशन नहीं है। तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500। अब बताओ फाइनली, ये 17,80,000 क्या है? ये कॉस्ट ऑफ परचेज। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? कॉस्ट ऑफ परचेज है ये। क्लियर? श्योर? ये वर्किंग नोट 1 हो गया। अब आप बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 2। क्या निकालोगे? अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेज में ही तो है अनसोल्ड और सोल्ड गुड्स, तो मैं कॉस्ट ऑफ परचेज को यहां पे कॉस्ट ऑफ सोल्ड प्लस अनसोल्ड गुड्स भी तो कह सकता हूं। इसी में से ही तो कुछ गुड्स बेच दूंगा और इसी में से तो कुछ गुड्स बच जाएंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ सोल्ड प्लस अनसोल्ड गुड्स है, कह सकता हूं यस और नो? ओके, तो अब मैं पता है क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पे सेल वैल्यू ऑफ सोल्ड प्लस अनसोल्ड गुड्स। जितने गुड्स बेचे दिए, जितने गुड्स नहीं बेचे उनकी टोटल सेल, और जितने गुड्स बेच दिए और जितने गुड्स नहीं बेचे उनकी टोटल परचेज कॉस्ट प्राइस। क्लियर? कंपेयर करूंगा ना तभी तो आएगा जीबी मार्जिन।
तो देखो सबसे पहले लिखूंगा मैं सेल वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स। बताओ सेल्स कितनी दी हुई, कम ऑन। सेल वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स 22 लाख 45,500 प्लस कर देंगे सेल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। मैंने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बदल दी है ना इलस्ट्रेशन 6 से इसमें, बाकी सेम है सब कुछ। और आई होप आपको समझ में आ गया है चीजें। हाँ बताइए कितना आ रहा है। इसको मैं सेल वैल्यू ऑफ सोल्ड प्लस अनसोल्ड गुड्स भी कह सकता हूँ और सेल वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स परचेज भी कह सकता हूँ, एक ही बात है ना, वो मैंने लास्ट टाइम वही लिखवाया था। ओके। अब मैं वर्किंग नोट नंबर 3 बनाऊंगा, क्या निकालने के लिए, कम ऑन। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे आएगा बताओ। अरे सर वर्किंग नोट नंबर 3 को और 2 को भिड़ा दो। सेल वैल्यू ऑफ सोल्ड प्लस अनसोल्ड गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ सोल्ड प्लस अनसोल्ड गुड्स। तो सेल वैल्यू ऑफ सोल्ड प्लस अनसोल्ड गुड्स कितनी है, वर्किंग नोट नंबर 2 कितनी है, कम ऑन। 24,80,500। और उतने ही गुड्स की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, वर्किंग नोट नंबर 1 17,83,841। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, 6,59 पक्का। ओके श्योर। अब क्या निकाल लेंगे यहीं पे ही, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। $6,96,659। अब क्या इसको डिवाइड सिर्फ सेल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड से करूंगा क्या, क्या इसको डिवाइड सिर्फ 22,45,500 से करूंगा क्या, या फिर पूरी 24,80,500 से, 24,80,500 से। क्यों, क्योंकि इस जीपी के अंदर सिर्फ सेल्स वाला जीपी नहीं है, जो गुड्स मैंने नहीं बेचे उसका भी प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूडेड है, यस और नो। तो डिवाइड किससे होगा, ये पूरे 24,80,500 से। अरे या नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, पक्की बात। बताओ कितना आ रहा है, 28.0। एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्या आया, 0.85। तो 0.85 ही लिख दो यहां पे, या 0.09 कर दो, वो इतना चलता है, इतना चलता है, कोई टेंशन नहीं। चलो अब निकालें सॉल्यूशन अपना मेन। ओके अब अपना मेन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स का मतलब क्लोजिंग स्टॉक यार, कम ऑन। अरे जो नहीं बेच पाया उसी को तो अनसोल्ड गुड्स बोलते हैं, उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, एक ही बात है। तो इसकी सेल प्राइस दी हुई थी आपको तो, है ना।
तो सेल वैल्यू आपको दी हुई है ऑफ अनसोल्ड गुड्स या क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, कितनी दी हुई है? 2,35,000। बस यही है। अब इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, $2,35,000 का 28 पॉइंट कितना था? 085%। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, एक आध दो ऊपर नीचे 10-20 रुपए का फर्क, कोई चिंता की बात नहीं। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है दीदी? 28.085% करा तो 65,990.75। तो बताओ कितना आ रहा है? कम। कितना आ रहा है बताओ, फाइनल आंसर, कम ऑन। अब वैसे तो अगर राउंड ऑफ में करते हो ना तो ये हो गया यहाँ पे 66,000 ही हो गया ये वैसे तो, है ना? तो इसको आप 66,000 भी लिख सकते हो, मत काटना कोई बात नहीं। इसको आप 66,000 भी लिख सकते हो। और अगर आप मान लो इसको यहीं पे ही राउंड ऑफ करके 09 कर देते तो बुक की आंसर आपका एग्जैक्ट सेम आ जाता। उन्होंने 28.085 नहीं ले रखा ना, उन्होंने क्या ले रखा है? 28.09। अगर आप 28.09 लोगे तो बुक का आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। मैंने यहाँ पे 28.085 लिया है, तो थोड़ा बहुत 10-20-50 रुपए का फर्क आ सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहेगा? हेलो, हमें क्या करना है सर, एग्जाम के अंदर आपको भी 2 ही पॉइंट लेने, पॉइंट के बाद 2 ही यहाँ पे डिजिट लेनी है। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लाना है आईसीएआई का तो आपको यहाँ पे 09% लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि सर 085 है तो आंसर आपका सही आएगा, 2-5-10 रुपए ऊपर नीचे आ सकता है। समझ आ गया? कहानी सेट है? तो सर हम क्या करें? आपकी इच्छा है सर, मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए। सर एग्जाम में क्या करना है सर, इसको 085 की जगह कितना कर देना है आपको? 09 कर देना है एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। तो अब बताओ ये अमाउंट कितना आएगा? 66,000 11.5, तो ये 12 हो गया। और अब बताओ कितनी कॉस्ट आ रही है? देखो ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बताता हूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाओ। एग्जाम में आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, वो भी राउंड ऑफ करके। अभी अपन उल्टा फुल्टा करके सब देखते हैं ताकि अपने दिमाग में चले कि हाँ यार क्या क्या कर सकते हैं अपन। हाँ बताओ क्या आ रहा है? 1,68,000। ये एग्जैक्ट बुक का आंसर आपका। समझ आ गया? टेक्निक समझ में आई? मैं बताओ आपको समझा दिया मैंने कि इस क्वेश्चन में आपको मैंने ये भी बताया है कि अपन ने कहाँ पे गलत किया है। बताओ क्या गलत किया है? ये जीएसटी गलत ऐड किया हुआ है, मुंह पे कह रहा हूं मैं आपको। जीएसटी ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मुझे क्या मिलता है? इनपुट मिलता है, फायदा मिलता है, ये ऐड नहीं होना चाहिए। और मैंने पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या मान के ऐड किया हुआ है कि ये गुड्स परचेस्ड का है, इसका ये गुड्स परचेस्ड का है, इनवर्ड है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अगर ये गुड्स सेल करने वाले टाइम पे ट्रांसपोर्ट चार्ज होता तो मैं इसको यहाँ पे ऐड नहीं करता। कल को हो सकता है ये क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा लिख के दे दे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ परचेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ सेल्स, तो फिर सेल वाला ऐड मत करना, परचेज वाला ऐड करना। और कल को आपको ऐसा लिख के दे दे जीएसटी के ब्रैकेट में कि इसका इनपुट मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, तो आप फिर ऐड मत करना। समझ में आ गया? ये बातें ध्यान रखना, ऐसा छेड़ सकते हैं आपको ये एग्जाम्स के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर कहानी? सेटल है? पक्की बात? तो ये हो गया अपना साहब इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7। कौन से मेथड से अपन ने किया है ये? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसका एक और नाम बता देता हूं मैं आपको, इसको रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। और ये वाइडली यूज्ड ही रिटेल बिजनेस के अंदर आता है, इसलिए इसका नाम होता है रिटेल इन्वेंट्री मेथड। तो कल को क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाए रिटेल इन्वेंट्री मेथड से करना है या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से करना है, तो दोनों का मतलब सेम ही है।
क्योंकि रिटेल में क्या ना, बहुत बतेरे तरह के आइटम होते हैं, तो क्या है वो इतना कॉस्ट किसी का याद रख नहीं पाते हैं, इसलिए कॉस्ट निकालने के लिए वो एक परसेंट मार्जिन सेट रखते हैं, वो माइनस करके निकाल लेते हैं। आप इनफेक्ट मैं आपको बताऊं तो किशनगढ़ में किसी भी परचूनी की दुकान पे जाना, वो आपको, आप बोलोगे ना भाई साहब कितने का दिया, तो वो उसकी कॉस्ट देख के नहीं बताएगा कभी भी, वो पीछे पड़ेगा उसकी एमआरपी कितनी है, फिर दिमाग में कैलकुलेट करेगा, हाँ भाई 20% माइनस करना है, ओके भैया ये प्राइस है, देख लेना, आप गारंटी है मेरी। सब्जी मंडी में चले जाओ किसी भी शॉप पे, मतलब अगर बात करें स्पेसिफिकली कृष्णा जनरल स्टोर्स की, तो वो तो यही करते हैं बाबूजी, कोई भी चीज लोगे पीछे पढ़ते हैं उसका एमआरपी क्या है, और दिमाग में 11% 12% उनके सेट रहता है, हाँ भाई 11-12% माइनस करना है, ओके इतना पर बता देंगे आपको सेट, यही करते हैं जनरली। समझ में आ रहा है? तो ये किस बिजनेस में ज्यादातर यूज होता है? रिटेल इंडस्ट्री में, रिटेल बिजनेस के अंदर, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिटेल प्राइस मेथड या फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है या नॉन हिस्टोरिकल? नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल में एक और मेथड लिखवाया था, चेक करो मेरे को मत देखो सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। क्या लिखवाया था? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। सर इसका मैंने एक बात आपको पहले ही बोल दी थी कि इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो देखो यहां लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। बताइए कैसे होता है? यहां पे कॉस्टिंग हमको नहीं निकालनी, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में हमको कॉस्ट नहीं निकालनी है, हमने कॉस्ट निकालने के लिए हमारी कंपनी में एक्सपर्ट्स रख रखे हैं जिनका काम केवल कॉस्ट निकालना होता है। इंडिया में उनको बोलते हैं CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, उनको मैंने हायर कर रखा है। वो अगले बंदे अपनी साइंटिफिक टेक्निक लगा के हमको बताएंगे कितना कॉस्ट है, और जितना वो बताएंगे उसको हम कॉस्ट मान लेंगे, दैट्स इट। इस मेथड को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी है या एक्सपर्ट बता देंगे वो लेना है? एक्सपर्ट बता देंगे वो लेना है, इसलिए इसे क्वेश्चन नहीं बन सकता। आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या सर? कंफर्म बात? ये वही बोल रहे सर कि दिस मेथड इज यूज व्हेन देयर इज फ्रीक्वेंट चेंज इन द प्राइस पर यूनिट बेसिस। और ये मैंने आपको एक बात बता दी कि यहाँ पे सर हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस बंदों को हायर करके रखते हैं जो आपको स्पेसिफिकली कॉस्ट निकाल के दे देंगे, उसी कॉस्ट पे आपको आगे चलना है, बात खत्म, दैट्स इट। इसलिए सर कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो ये अभी तक का अपन ने जितना चैप्टर पढ़ा है वहां पे अपन ने मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सारा कंप्लीट कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री टेकिंग का एक कॉन्सेप्ट, उसके बीच में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, बड़ा ही मस्त रहेगा। बाकी इन्वेंट्री टेकिंग बहुत ही शानदार है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इन्वेंट्री टेकिंग है इस चैप्टर का, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से ही आएगा। अब आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपका होमवर्क है। ये आपको पूरा का पूरा वो बनाना है, आपको फॉर्मेट, डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस, किस मेथड से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। और फिर सेम इलस्ट्रेशन को आपको वेटेड एवरेज से भी करना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 11 और 12 खत्म। अब सिर्फ 3 बचेंगे, कौन कौन से? सॉरी 4 बचेंगे, 8, 9, 10 और नहीं, हाँ इतने बचे ना, 8, 9 और 10, 3 ही बचेंगे। तो अपना चैप्टर कल खत्म हो जाएगा टेंटेटिवली, बट टाइम लग सकता है क्योंकि इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट भी डाल रखे हैं जो उन्होंने कोर्स से डिलीट कर दिया है। थोड़ा बहुत मुझे आपको उसका भी अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा। ये पहले चैप्टर आते थे, अब इन्होंने केवल कॉन्सेप्ट बना के डाल दिया है। तो अब अगली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्कोरिंग भी वही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।